अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। Thank you नाउ for having me again. थैंक यू सर। शहबाज शरीफ साहब आ गए एज अ प्राइम मिनिस्टर और आपके बड़े गुस्से वाली मैंने देखे कुछ वीडियोस और ट्वीट्स। क्या हुआ है? कश्मीर के बारे में क्या कह दिया उन्होंने? देखिए, अच्छी भली तकरीर कर रहे थे, करते करते एकदम जैसे किसी ने बटन ऑन कर दिया है, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि कश्मीर जो है वहां पे खून बह रहा है और कश्मीर में जुल्म हो रहा है। और फिर उसको गाजा के साथ जोड़ दिया कि गाजा और कश्मीर, फलस्तीन और कश्मीर। और जो पाकिस्तान वाला कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उसके बारे में एक जुमला तक उन्होंने जो है वो गवारा नहीं किया कहना। और बिल्कुल झूठ और लफ बातें उन्होंने की। एक ही सच्ची बात उन्होंने की अपनी तकरीर में कि वजीर आजम और सदर और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और मेम्बरान असम्बली जो बैठे हैं, इन सब की तनख्वाहें कर्जों से अदा की जा रही हैं। इसके अलावा और कोई सच उन्होंने नहीं कहा। और फिर गुस्सा इस बात पे आता है कि देखें, कल हमारी जो है 5 मार्च को चौथी दफा जनरल स्ट्राइक हम कर रहे हैं अपने मुतालबात मनवाने के लिए। और मुतालबे क्या है कि भाई, हमारी जो सब्सिडीज यूनाइटेड नेशन की अप्रूव सब्सिडीज हैं हमारी आटे पे और अशिया खुर्दनी पे, उनको आपने काट दिया, खत्म कर दिया एक तरफा तौर पे। उनको बहाल किया जाए। गंदम की सब्सिडी आपने काट दी है, 16 से 20 लाख बोरी सालाना आपने हमारी आटे की काट दी। और फिर आपने बिजली के बिलों के ऊपर फ्यूल चार्जेस लगा दिए हैं। हमारे तो बिजली फ्यूल से पैदा ही नहीं होती, हमारी तो बिजली पानी से पैदा होती है। तो फ्यूल चार्जेस का क्या मतलब है? टैक्सेस इतने ज्यादा लगा दिए हैं। और फिर बिजली आप हमसे ले रहे हैं 2 रुपए कुछ पैसों के हिसाब से, और हमें जो है वो 53 रुपए 53 पॉइंट समथिंग के हिसाब से वापस हमें ही हमारी बिजली बेच रहे हैं। तो हमारा ये मुतालबा है कि एक खास हद तक जो है हमें फ्री बिजली मिले, और उसके बाद आप तय करें कि बिजली की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। हमसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप ले लें, दैट्स इट, हमारे लोगों से। तो अगस्त पिछले साल से अब तक बिजली के बिलों की बायकॉट मुहिम चल रही है और बड़ी कामयाब चल रही है। और जगह जगह धरने, कल इतनी शदीद बारिश थी मुजफ्फराबाद में, इसके बावजूद जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का धरना जारी रहा। भीग गए लोग लेकिन धरना उन्होंने नहीं छोड़ा। और फिर हमारे हॉस्पिटल जो है वहां पे न कुत्ते के काटने की न सांप काटने की कोई वैक्सीन है, पिंडी लाना पड़ता है उनको। और इसी तरह न दवाइयां हैं, न कोई एजुकेशन का सिस्टम है। हमारे किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी की डिग्री, चाहे वो कराकोरम यूनिवर्सिटी हो गिलगित बल्तिस्तान में, चाहे वो मुजफ्फराबाद में कश्मीर यूनिवर्सिटी हो, वो दुनिया में कहीं तस्लीम ही नहीं की जाता, उसकी कोई वुकत ही नहीं है। तो फिर पढ़ाई बंद करें, लपेटे इस काम को। जॉब अपॉर्चुनिटीज कोई नहीं है, तनख्वाहें नहीं मिल रही। सरकारी मुलाजमीन को कितने महीने हो गए तनख्वाहें नहीं मिली, पेंशनर्स को 1 साल से ऊपर हो गया पेंशनें नहीं मिली, बच्चों के स्कूलों की फीसें के पैसे नहीं है। तो कई बच्चे जो है, सैकड़ों की तादाद में बच्चे जो है हर शहर में वो स्कूलों से बाहर आ गए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ट्यूशन फीस नहीं दे सकते। तो एक लंबी लिस्ट है। तो उनको हम नजर नहीं आए, उनको वो नजर आ रहा है कश्मीर जो इमेजिनरी कश्मीर है इंडिया का, ये जुल्म हो रहा है। तो ये उनको G20 नजर नहीं आ रही, उनको इलेक्ट्रिक बुलेट, इलेक्ट्रिक ट्रेन वहां शुरू कर दी है उन्होंने, वो नजर नहीं आ रही। उनको वहां की जो डेवलपमेंट हो रही है, वो इन्वेस्टमेंट आ रही है, सड़कों के जाल बिछ रहे हैं। 11 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी है पंजाब वैली, जो है वैली में दुनिया का बुलंद तरीन रेलवे ब्रिज बना है। ये चीजें उनको नजर नहीं आ रही और वो झूठ बक रहे हैं। तो इस पे फिर मैंने स्टेटमेंट दिया था, तो वो जाहिर है इंडिया में बहुत वायरल हुआ है, और प्रिंट मीडिया में भी और जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसमें भी वो उसको काफी पजीराई मिली है। जी। मगर डॉक्टर साहब ये इस किस्म की बातें क्यों करते हैं? मतलब आज के ज़माने में इस किस्म के झूठ कितने दिन चल सकते हैं? और ये आपके ख्याल से काम क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर जो कश्मीर का जो एक हिस्सा पाकिस्तान के साथ है, वहाँ पे काम किस लिए इन्होंने कभी स्टार्ट नहीं किया या कभी कोशिश क्यों नहीं की उसको थोड़ा डेवलप करने की? देखें, इसमें आपके सवाल के
दो हिस्से ही हो गए ना। एक तो ये क्यों हमेशा ऐसी बात करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि वही तकरीर जो होती है, जो कई दहाइयों से हर वजीर आजम जब आता है तो वो पढ़ता है, उसके ऊपर बस तारीख और वजीर आजम का नाम चेंज कर देते हैं, और वही तकरीर इनको जो है वो रावलपिंडी वाले दे देते हैं कि भाई ये तुमने कहना है। वो उनको फॉलो करते हैं और वो कह देते हैं। जहां तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, देखिए आरजू, बात ये है कि हमारा पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है, यानी पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान का जो रिश्ता है पाकिस्तान के साथ, और इंडियन जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो रिश्ता है हिंदुस्तान के साथ, उसमें क्वालिटेटिव डिफरेंस है। उसके अंदर बुनियादी फर्क है, और वो फर्क ये है कि 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर के महाराजा ने इल्हाक किया रियासत का भारत के साथ, तो वो भारत का हिस्सा बन गए। लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे, हम अभी तक भारत के साथ वापस जुड़ नहीं सके, लेकिन हमारा पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता है वो नहीं है जो भारत का और जम्मू कश्मीर का आपस का रिश्ता। हमारा पाकिस्तान का के साथ रिश्ता एक कॉलोनियल रिश्ता है, एक नौबादियाती रिश्ता है, हाकिम और महकूम का रिश्ता है। और जब कोई मुल्क या कोई खिता किसी की कॉलोनी बन जाता है, तो फिर उसके ऊपर कॉलोनियल जो लॉज हैं या वो अप्लाई होते हैं, वो है अप्रोप्रिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो है अप्रोप्रिएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। तो यही पाकिस्तान ने किया है कि उन्होंने हमारे पानी से, यानी आप भी जो पानी पीती हैं या कपड़े वॉशिंग मशीन में पानी इस्तेमाल करती हैं या बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर इस्तेमाल करती हैं, वो सारा जो पानी है जो आप पीती भी हैं, वो सारे का सारा पानी तो हमारा पानी है ना। हमें तो उसका कोई रॉयल्टी नहीं मिलती। आप पे वाटर बिल जो आपको पानी का बिल आता है, वो तो आप पंजाब को देती है ना, तो पंजाब तो हमें कोई पैसा नहीं देता उसका। इसी तरह से जो हमारे जंगलात हैं, हमारे जंगलात को 42% हमारे जंगलात थे 47 में, आज वो 14% से भी नीचे रह गए। सारी जंगल की लकड़ी काट के तो डीएचए में दरवाजों में लग गई, खिड़कियों में लग गई, पार्लियामेंट जो बनाई है दोबारा जब बनी थी उसमें लग गई, इस्लामाबाद की कोठियों में लग गई, देहार की लकड़ी और एक्सेट्रा। फिर हर साल 30 जो है वो 3 अरब रुपए की हमारी जड़ी बूटियां हैं, जो यानी जो हर्बल मेडिसिन में इस्तेमाल होती हैं, हर साल 3 अरब रुपए की तो हमारी जड़ी बूटियां ये ले जाते हैं, उसका कोई पैसा हमें नहीं देते। तो हमारा रिश्ता जो है वो ये है कि यहाँ से लूटो और अपना काम सीधा करो। तो एक कॉलोनियल रिश्ते में फिर जो कॉलोनियल मास्टर होता है, वो फिर अपने सब्जेक्ट के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, उनका मकसद नहीं है इन्वेस्टमेंट करना। और फिर कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि एक ना एक दिन जो है ये पाकिस्तानी कब्जे वाला जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान जो है ये हिंदुस्तान के साथ वापस शामिल हो जाएगा। तो एक फैक्टर ये भी है उसमें। जी। आपको लगता है कि हिंदुस्तान के साथ शामिल हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ पे तो ये यही कहते रहते हैं कि नहीं जी, बल्कि वो कश्मीर भी हम ले लेंगे, ये तो इस किस्म की बातें किया करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, ये जो गवर्नमेंट आई है अभी, कितनी कोई मजबूत लग रही है आपको? क्योंकि वही PDM-2 एक तरह से हमें सामने दिखाई दे रही है बनती हुई। और कितने दिन ये चल पाएंगे? आपको लग रहा है कि पीपल्स पार्टी और PMLN साथ में रह सकते हैं? नहीं, ये तो साथ में रह सकते हैं, पहले भी रहे हैं, और बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने भी पहले मिसा के एक्सक्यूज मी जमहूरियत और ये वो किया है, वो रह सकते हैं। ये अपने अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये इकट्ठे हो सकते हैं। सवाल जो है वो ये है कि क्या इतनी नंगी धांधली के बाद और इतने सारे केसेस जिसको कोई, देखिए ना, इंसाफ सिर्फ होता होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए ना। तो अवाम की नजर में, मेजॉरिटी की नजर में इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा, उसी तरह जिस तरह अवाम ने पहले ये कहा कि नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, इनको सब पता है। अब मसला ये है कि
आज भी उमर अयूब ने और गौहर जो है पीटीआई के चेयरमैन, उन्होंने जो बैरिस्टर प्रेस गौहर कॉन्फ्रेंस जी। की है, जी, हम्म। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने यही कहा कि हम मफाहमत की बात कर सकते हैं अगर हमें किसी ने अप्रोच किया, लेकिन उससे पहले शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान और बाकियों के भी उन्होंने नाम लिए, इन सबको, तमाम कारकुनों को जो है वो रिहा किया जाए। तो ये रिहा, अगर इमरान खान को ये रिहा कर देते हैं तो इनकी मौत उसी दिन हो जाएगी, क्योंकि इमरान खान को ये अगर रिहा करते हैं और फ्री मूवमेंट उसको देते हैं कि भाई ठीक है आप फ्री हैं जिधर मर्जी जाए, तो उसने एक जलसा भी कर दिया तो ये हुकूमत गिर जाएगी। हम्म। तो इसलिए ये हुकूमत की हालत नाजुक है सियासी तौर पर। मुआशी तौर पर ये कुछ नहीं कर सकते। ये 500 अरब के नए टैक्सेस लगाने के चक्कर में हैं, जो सिर्फ तनख्वाहों के ऊपर लगेंगे और पेंशनों पे लगेंगे। बाकी टैक्सेस की हैं जो बिजली पे और खाने पीने की हम्म। चीजों पे और इन चीजों पे लगेंगे। तो ये दाल मुझे गलती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन सर अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई होती, क्या इमरान खान ये कर पाते? क्योंकि इमरान खान, पिछली गवर्नमेंट जो नहीं, इमरान खान की थी उसमें भी बुरा हाल था लोगों का। नहीं, इमरान खान नहीं कर पाता। इमरान खान को तो जो है वो इक़्तिदार में अगर आ भी जाता है तो पाकिस्तान के अंदर एक जुनूनी और मजहबी जुनूनियत को ज्यादा फरोग मिलेगा, और पाकिस्तान के अंदर एक जो यूथ है उसको बड़ी आसानी से इमरान खान का जो करिश्मेटिक जो भी है उसका, उसके जरिए मिसमराइज करके वो किसी भी सिमत में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा 9 मई को किया गया था पिछले साल। तो इमरान खान का इस वक्त अगर वो आते हैं तो वो जाहिर है कि एक फाशिस्ट ज़हन के साथ आएंगे, और पाकिस्तान की इकॉनमी ज्यादा बर्बाद होगी। पाकिस्तान का वजूद पहले से ज्यादा खतरे में पड़ेगा। किसी के पास इसका, अब पाकिस्तान का कोई हल नहीं है इन सियासी लीडरों के पास। जी। लेकिन सर बाकी दुनिया, अमेरिका वगैरह या चाइना, पाकिस्तान को इस वक्त किस तरह देख रहे हैं? इसलिए कि पैसा तो हमें उन्हीं से मिलता है और कहा यही जाता है कि पाकिस्तान की कुछ भी हालत हो जाए, अमेरिका बहरहाल कहीं ना कहीं संभाल संभाल लेता है और चाइना भी कहीं ना कहीं सपोर्ट दे देता है। देखें, पाकिस्तान का और अमेरिका का जो है वो जो ताल्लुक है वो स्ट्रेटेजिक और ज्योग्राफिक लोकेशन का की वजह से है। ये सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, इंडिया के साथ बॉर्डर्स हैं, और इसलिए स्ट्रेटेजिकली अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान टूटे, क्योंकि फिर अगर पाकिस्तान टूटता है, फर्ज करें बलूचिस्तान की आज़ाद रियासत बन जाती है, खैबर पख्तूनख्वा अफगानिस्तान के साथ हो जाता है, सिंध की अलग रियासत बन जाती है, तो फिर उनको 4 सरकारों से बात करनी पड़ेगी। तो वो भी यही चाहते हैं कि इकट्ठी रहे और एक ही सरकार से बात हो, और उसमें भी फौज के सरबराह से को हम हाथ में रखें, बाकी देखी जाएगी। और चाइना का जहां तक ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि चाइना प्रेफर करेगा पाकिस्तान में एक अथॉरिटेरियन रिजीम का कयाम, क्योंकि उनका मसला जो है वो ये है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, जिसका जो हिस्सा पाकिस्तान और सेंट्रल एशिया की तरफ जाता है, वो पाकिस्तान के हालात की वजह से रुका हुआ है। तो वो तो उन्होंने तो ज़िया हक की सरकार को भी सपोर्ट किया था 11 साल चाइना ने, और उसके बाद मुशर्रफ की सरकार को भी सपोर्ट किया। तो उनका जो मेन मकसद है वो है कि एक स्टेबल पाकिस्तान हो। अब पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए पाकिस्तान के जो अंदर जो लोग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको सीज संजीदगी के साथ सोचना चाहिए कि भाई अब ये आगे का आवा जो बिगड़ गया है, हमसे ही बिगड़ा है ना, उन्हीं से, यानी हमसे मुराद वो। तो अब बैठ के इसको कैसे ठीक करें? उसमें आप ऐसे खाम-खा में डुगडुगी भी जाने वाले लोगों को बलूचिस्तान असेंबली का मेंबर बना देते हैं, घूंटे बना देते हैं, फिर वही पुराने बयान चला देते हैं कि जी डायलॉग करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और भाई जो पहाड़ों पे चढ़े हैं उनके लीडरों को से बात करें। तो वो आ नहीं रहे नीचे। वो इसलिए नहीं आ रहे कि एक दफा जब आपने उनको बुलाया था 70s में और वो आया नीचे, असला छोड़ दिया उन्होंने, तो उस वक्त आपने उन सबको फांसियां दे दी। तो वो पाकिस्तान के ऊपर उनको कोई यकीन नहीं है। आप राइट। तो आप कैसे इसको करेंगे मुझे नहीं पता। अगर मैं हूं तो मुझे पता है कि मैंने कैसे करना।
और आपको एक नए सिरे से जो है, देखिए 1982-83 में जब मार्शल लॉ लगा हुआ था पाकिस्तान में ज़ियाउल हक का, तो उस वक्त लंदन में अब्दुल हफीज पीरजादा और मुमताज भुट्टो और मेरा ख्याल है शेर अली बाचा, इन लोगों ने पाकिस्तान के लिए एक कन्फेडरेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। हम सब एग्जाइल में थे उस वक्त, मेरी 22 साल उम्र थी। तो इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि कन्फेडरेशन बनाई जाए फेडरेशन के बजाय। तो आज हम उसी जगह पे फिर आ गए हैं कि पाकिस्तान या तो टूट जाए या फिर इसको कन्फेडरेशन की शक्ल में बनाया जाए, जहां पे सवाए फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन और डिफेंस के बाकी सारा कुछ जो है वो आप सूबों के हवाले कर दें। जी। एक चीज और डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी, इलेक्शन से पहले हमें यही तासुर दिया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब को लाया जा रहा है, वो वापस भी आए, उनके सारे केसेस भी सारे क्लियर हो गए। लेकिन जब इलेक्शंस हुए और बाद में अचानक से शहबाज शरीफ साहब आ गए, नवाज शरीफ साहब सिर्फ साइड पे बैठे रह गए। और कल आपने अगर गौर किया हो तो बड़े उदास लग रहे थे मियां साहब। तो अचानक उनको हाँ, रोल कैसे बदल गया उनका? वो इसकी दो वजूहत है ना। एक तो ये है कि वो जानते हैं कि यास्मीन राशिद से वो बुरी तरह हारे और उनको जिताया गया आखिरी लम्हों में। एक तो ये बात है। और दूसरी वजह ये है कि मेरा अपना ये ख्याल है कि शहबाज शरीफ जो है वो फौज को ज्यादा काबिल कबूल है बनस्बत नवाज शरीफ। और इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा ख्याल है उन्होंने खुद ही ये फैसला किया कि भाई मैं पीछे बैठ के तो मगर करूँ फौज जो भी क्या करना है। प्रॉब्लम हो गई? अब नवाज शरीफ साहब को लाए हैं, सारे केसेस एकदम से क्लियर हो गए, जो कि एक मौजज़ा ही है, चमत्कार ही हुआ है। हो सकता है कि ये जो लाना है और मुकदमात का जो मसला हुआ है, ये इसलिए भी हुआ हो कि भाई नवाज शरीफ का रास्ता साफ करे ताकि शहबाज शरीफ को बनाया जाए प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि मेन तो नवाज शरीफ है ना जिससे ये नेगोशिएट करती है रियासत। हाँ जी। बिल्कुल। लेकिन अगर या इसी गवर्नमेंट को लेके अगर कितने दिन ये चल पाएंगे वो तो खैर देखना ही है। लेकिन इमरान खान का फ्यूचर क्या है? इमरान खान को दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा या इमरान खान बस खत्म कहानी इमरान इमरान खान खान की? को इमरान खान को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह हिटलर जब जेल हुई 5 साल की, तो उसके बाद उसी रियासत ने हिटलर को इस्तेमाल किया। और फिर उसकी पार्टी ने, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी ने इलेक्शन जीता हम्म। और फिर वो फाशिज्म का दौर शुरू हुआ। तो रियासत की अगर मजबूरी बन गई तो इमरान खान को लाएंगे। देखिए ना, मैंने इमरान खान के बारे में 1912 में कहा था कि ये पाइप्ड पाइपर है। वो एक कहानी हम पढ़ते थे जिसमें एक पाइप शहर में हम्म। चूहे चूहे आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कैसे निकालें। तो जहर फेंकते हैं, कुछ चूहे मर जाते हैं, दूसरे चूहों को पता लग जाता है कि भाई इस चीज में जहर होता है, तो वो नहीं खाते, तो वो फिर मल्टीप्लाई करते हैं और वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वो फिर एक बंदे आता है, वो उसके पास पाइप्ड पाइपर होता है, जी। तो वो बजाता है, वो कहता है मैं इनको ले जाऊंगा, तो उनको ले जाता है एक चोटी के ऊपर, बजाते बजाते सब चूहे उसके पीछे, और फिर वो क्लिफ से नीचे समुद्र में गिर जाते हैं सारे चूहे। तो ये इमरान खान का तो ये है कि ये पाइपर है और इसके पीछे लोग लगेंगे, क्योंकि मीडियोक्रेसी बहुत ज्यादा है ना। हमारे यूथ की पॉलिटिकल इंटेलेक्ट जो है वो मीडियोकर है, और उस मीडियोक्रेसी की और इमरान खान जैसे मीडियोकर बंदे की, पॉलिटिकल बंदे की जो है वो मैच हो गया, वो मैरिज है ये, वो उनको क्लिक करता है। आप जरा सी कोई गहरी बात करेंगे तो पब्लिक के पास वो कैपेसिटी आपने नहीं पैदा होने दी कि वो उसको एनालाइज कर सके या समझ सके। इसलिए वो इमरान खान और अल्लाह और रसूल का नाम लेके और औजुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ के और इस तरह की चीजें पढ़ के तो वो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। जी। बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन एक चीज जरूर सर कॉमन है इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज में कि ये रिलीजन को इस्तेमाल करते हैं हर जगह, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, चाहे इमरान खान हो। हर एक को हमने तस्वीर घुमाते हुए देखा, हर एक को हमने देखा कि रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि आखिर इसमें से कभी पाकिस्तान निकलेगा? निकलेगा या नहीं निकलेगा ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन निकलना अगर चाहे तो इसके लिए एक बहुत
बड़ा रेवोल्यूशन चाहिए जिसमें फौज, ये सारा सिस्टम जो है अवाम इसको तबाह और बर्बाद कर दे। लेकिन फिर वैसा इनकलाब जो है उसको कंट्रोल रेवोल्यूशन यानी करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उसको एक डायरेक्शन देने के लिए जिस इनकलाबी पार्टी की जरूरत है, उसका मुझे दूर दूर तक कोई नामो निशान पाकिस्तान में नजर नहीं आता। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर काफी खौफनाक सूरत हाल है अगर कोई पाकिस्तान में रह के देखे तो। बहुत शुक्रिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।